आज हम सॉल्व करते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का 4th सेमेस्टर का पेपर, जो कि लास्ट ईयर का एक पेपर है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। विच विटामिन इन लार्ज अमाउंट्स हार्म द बोन्स। मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, उनको कौन सी विटामिन्स हार्म पहुंचाती है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम्स क्या होते हैं, कोल कैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल। ये बहुत सारी डिजीज कॉज करता है, जैसे रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। ये सब किसके कमी से होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एग्जांपल्स ऑफ फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो इसमें ईस्ट है, बैक्टीरिया है, और सेल का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केमिकल स्कोर ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन है, और उसका केमिकल स्कोर कितना होता है? तो उसका स्कोर होता है 0। अगला है फर्मेंटेशन इज यूज्ड ओनली टू जनरेट NAD। इसका जो सही आंसर है वो NAD होगा, क्योंकि NAD क्या है कि पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो इसको NAD जनरेशन स्टेप बोलते हैं, और इसमें NAD का फॉर्मेशन ही होता है। NAD का मतलब NAD पॉजिटिव का। और ATP किसमें होता है? हमारा ग्लाइकोलाइसिस में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज एनारोबिक। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ये हमारी अवायवीय होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की या हवा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल। कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जो किडमन की प्रोसेस है, ये कोशिका के कौन से भाग में होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है। तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या आती है? किडमन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि विच प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल रेमिनेंट। बायोकेमिकल रेमिनेंट का मतलब अवशेष। तो ये भी क्या होगा? इसका आंसर फर्मेंटेशन, मतलब किडमन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स विदाउट। जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है या उसका फर्मेंटेशन है वो किसके द्वारा नहीं होता है, मतलब किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब एरोबिक और एनारोबिक वाला। जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि फ्री ऑक्सीजन की वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का कौन सा उत्पाद नहीं होता है? तो इसमें क्या कि फर्मेंटेशन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है और इथेनॉल का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट नहीं है, फर्मेंटेशन के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज ओल्डर देन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कैसा है? फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रोकन डाउन इन। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कितने पायरुविक एसिड में टूटता है या कितने पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें ऑप्शन है कि 4 पायरुविक एसिड, 3 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, या फिर 1 पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज होता है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो ये एक ग्लूकोज से हमारे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ शुगर ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब यदि हम जल के साथ शुगर, चीनी को मिला दें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका बढ़ जाएगा पानी का, और क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट कुछ कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, दी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज्ड। और अगला क्वेश्चन है कि ओलिगोसैकेराइड्स आर कॉल्ड शुगर्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं इनको हम शुगर्स बोलते हैं। तो ये सही बात है कि जितनी भी शुगर्स होती हैं वो सभी या तो मोनोसैकेराइड होगी, या फिर ओलिगोसैकेराइड होंगी, या फिर पॉलीसैकेराइड होंगी। तो ये इसका भी आंसर ट्रू होगा, ए।
इसके बाद किमची इज़ जापानीज फूड। तो किमची एक तरह का हमारा कोरियन फूड होता है, जो कि फॉल्स है। इसके बाद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी। इसमें क्या शाम के समय हमें कम दिखाई देता है या फिर धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद बेरी बेरी क्या है कि ये विटामिन B1 की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम में आते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो हमारे मनुष्य होते हैं उनके लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, और या कौन से मेजर होते हैं, कि कौन से मेजर, ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेजर या अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, हमारे फैट्स मतलब बसीय पदार्थों की भी आवश्यकता होगी, और बहुत सारे मिनरल्स मतलब खनिज लवणों की भी आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बैलेंस्ड डाइट। हमारी जो संतुलित आहार है उसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका जो पहला आंसर है ए, वो क्या है, ए डाइट विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। मतलब ऐसी डाइट, ऐसा आहार जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हों, तो ऐसे भी डाइट बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि डाइट विद लॉट्स ऑफ मिल्क। यदि मिल्क या और मिल्क प्रोडक्ट की अधिकता वाला कोई भी आहार है तो वो भी हमारे लिए बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। और अगला ऑप्शन क्या है कि ये डाइट दैट कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ फूड्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स। जो पर्याप्त मात्रा में वैरायटी ऑफ फूड्स मतलब लगभग सभी खाद्य पदार्थों का जो एक बैलेंस डाइट होगी, तो एडिक्वेट अमाउंट में जो सभी भोज्य पदार्थ उपस्थित होंगे उसी को हम बोलेंगे कि ये बैलेंस डाइट है। तो उसमें बैलेंस डाइट में क्या होगा कि सीरियल्स भी होंगी, अनाज भी होंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स भी होंगे, ठीक है, कुछ मीट प्रोडक्ट्स भी होंगे, नट्स भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगे, ठीक है। इस तरह के जो भी हमारी डाइट होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बैलेंस्ड डाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फूड्स दैट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ आयरन इंक्लूडेड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है या ऐसा कौन सा हमारे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें आयरन की अधिक मात्रा उपस्थित होती है या मतलब अच्छी मात्रा उपस्थित होती है। तो क्या ऑप्शन है इसका, बीफ एंड लैम। लैम क्या होता है, मेमना एक तरह से। बीफ सभी को मांस होता है, जो हमारा भैंस का जो मांस होता है उसको नॉर्मली बीफ, या फिर सूअर का जो मांस होता है उसको हम बोलते हैं। तो इस तरह के जो भोज्य पदार्थ होंगे उसमें आयरन अधिक मात्रा में होगा कंपेरिजन टू पोटैटो या पी या फिर वॉलनट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेयरी प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा उत्पाद है जो कि हमारा डेयरी प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। मिल्क भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, योगर्ट मतलब दही भी, और इसके बाद चीज़ जो क्रीम चीज़ है ये भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट है। जो एग्स है वो क्या है कि पोल्ट्री प्रोडक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। हमारी फल और सब्जियां क्यों आवश्यक होती हैं। तो इसका आंसर क्या है, दे प्रोवाइड यू ए वाइड वैरायटी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इसमें लगभग सभी प्रकार के विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे और सभी पोषक तत्व भी उपस्थित होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फूड्स कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ठीक है, जितने भी फूड हैं जिनमें हमारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो क्या होंगे, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का हमें क्या देता है, एनर्जी। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 4.2 या 4.1 के आसपास किलो कैलोरी के आसपास हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। दे गिव यू एनर्जी, फिल अप एंड कीप रेगुलर। आपको नियमित रखेंगे, ऊर्जा आपको देते रहेंगे। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मीट, फिश एंड लेग्यूम्स सच एज चिकपी एंड किडनी बीन्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो मीट हो गया, फिश हो गया, लेग्यूम्स हो गई जैसे चिकपी हो गया या किडनी बीन्स हो गई, तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, शुगर है, फाइबर है। तो इस तरह के जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे, जितने भी पल्स क्रॉप्स होंगी या लेग्यूम क्रॉप्स होंगी, तो वो सब क्या है, प्रोटीन रिच हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच फूड बिलो इफ हाई इन फैट। तो इसका क्या है कि नीचे कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसमें सबसे अधिक फैट या बसीय पदार्थ होते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि ब्लू टॉप मिल्क है, टोस्ट है, पास्ता विद टोमेटो बेस्ड सॉस है, इसके बाद सलामी। तो इसका आंसर क्या होगा? सलामी। सलामी क्या है कि एक तरह की मांस का प्रोडक्ट होता है, इसको हम एयर ड्राई करके रखते हैं। तो मोस्टली इसमें सुअर का मांस यूज किया जाता है, जिसको हम एयर ड्राई करते हैं, मतलब धूप में सुखा लेते हैं, हवा में सुखा के इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि फैट की परसेंटेज बहुत ही अधिक मात्रा में इस प्रोडक्ट में होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? सलामी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनी बॉडी। मतलब इनमें से कौन सा है न्यूट्रिएंट है जो कि अपने उसके वेट का 90% नहीं होता ड्राई वेट। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइबर। फाइबर्स बहुत हल्के होते हैं और ये उस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं इनका ड्राई वेट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर डज ए ह्यूमन बॉडी कंटेन। तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है वो 60% है। इसके बाद वाटर इज यूज्ड फॉर, जो जल है, जो पानी है, वो किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा कि बाथिंग मतलब नहाने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? सभी, ऑल ऑफ द एबव, डी। इसके बाद अगला क्या है क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड। जो पानी का वेपर्स वाष्प के रूप में कन्वर्जन की प्रोसेस क्या कहलाती है? अगर हम इसका ऑप्शन को देखें, जैसे ट्रांसपायरेशन है, तो ट्रांसपायरेशन क्या है कि पौधों के माध्यम से होता है। पौधे जड़ के माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं और हमारे स्टोमेटा या लीव्स के माध्यम से इसको ट्रांसपायरेट करते हैं। तो इस ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी नहीं है। तो ये अगला क्या है? इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? बाष्पन। जैसे तालाब होता है, तालाब का पानी क्या है कि अपने आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसके कारण से वाष्प में बदल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इवोपरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इवोपरेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं? बाष्पन। मतलब बगैर किसी अपक्रिया के कुछ हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके कारण ये पानी क्या होता है? वेपर्स में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन। इसको क्या बोलते हैं? संघनन। संघनन क्या होता है कि जो कोई भी गैसियस हमारा पार्ट मटेरियल होगा, वो गैसियस मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कितना इजी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, जल का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? इन ऑप्शन में राइस में, कैरेट में बहुत सारी विटामिन पाई जाती है, लेमन में विटामिन सी पाई जाती है, पल्सेस में प्रोटीन पाई जाती है, तो और चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फैट्स। फैट्स क्या है कि ऑयल्स या फैट्स, इनका कंपोजिशन क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें मेन केमिकल कंपोजिशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। स्टार्च को हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं, या स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो आयोडीन सोल्यूशन के द्वारा हम स्टार्च को पहचानते हैं कि इसमें, इस पदार्थ में स्टार्च है या नहीं है। इसकी तरह से अगर हम फेलिंग सोल्यूशन की बात करें, तो फेलिंग सोल्यूशन किस लिए यूज होता है? वो रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घी एंड बटर आर यूज्ड, घी एंड बटर आर आल्सो कॉल्ड एज एनिमल फैट। घी हो गया या फिर बटर हो गया, ये क्या है? हमारा एनिमल फैट होता है। वेजिटेबल फैट तो होता नहीं है ये, क्योंकि ये हमारा जानवरों से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगला क्या है कि प्रोटीन हेल्प्स इन। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन हमारी शरीर में या हमारे लिए किस रूप से आवश्यक या किस तरह से सहायता पहुंचाती है? तो क्या है? वो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में हमारे लिए हेल्प करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन शुगर केन। तो इसमें क्या है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि गन्ने में पाया जाता है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं? इनमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या होते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं, और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसी तरह से विटामिन की कमी से बहुत सारी डिजीज हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? प्रोटेक्टिव फूड।
ठीक है। एनर्जी तो बहुत ही मिनरल्स देते नहीं हैं, ना विटामिन देती हैं, ये हमारी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, और रफेजेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि रफेजेस क्या होते हैं, जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो एज ए रफेजेस यूज होते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला क्या है, डिजीजेज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन आर कॉल्ड। तो ये क्या है कि विटामिन की कमी से कोई भी डिजीज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेज। ठीक है। डाइटरी क्या है, भोजन की कमी से होने वाले रोग होंगे। क्रोनिक क्या है, हमारे हार्ट से संबंधित जो रोग होंगे उनको क्रोनिक डिजीज ही बोलते हैं। इसके बाद डिफिशियंसी क्या है, किसी की कमी से होने वाले रोग। तो किसकी कमी से होते हैं, जो रोग होते हैं वो कमी से किसकी होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं, तो उसको हम डिफिशियंसी डिजीजेज बोलेंगे। ट्रांसमिटेड एक एनिमल से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज ट्रांसफर होती हैं उनको ट्रांसमिटेड डिजीजेज हम बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीजेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल द डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई। कोई भी रोग है, मतलब कमी वाले रोग, किसी की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो किस तरह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको किस तरह से रोक सकते हैं। क्लीनिंगनेस से भी नहीं रोक सकते हैं। टेकिंग एंटीबॉडी, अगर हम एंटीबॉडी लेते रहेंगे तो उससे भी नहीं रुक पाएंगे। वैक्सीनेशन से भी नहीं रुकेंगी सभी तरह की डिजीजेज। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उस बैलेंस डाइट का मतलब उसमें सभी पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, फैट भी होंगे, हमारी प्रोटीन्स भी होंगी, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे, और जितने भी हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स अगर होंगे उस हमारी बैलेंस डाइट में, तो वो हमारे किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होती है। इसलिए क्या है कि भोजन को हम दवाई के रूप में उसको यूज करना चाहिए। जितना हमारी बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्व होंगे हमें उतने ही पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे क्या है, हमें किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होगी, ना तो कमी से किसी न्यूट्रिएंट की कमी से डिजीज होगी और ना ही कोई डिजीज अधिकता से होगी, क्योंकि बहुत सारी डिजीज क्या हैं हमारी फैट की अधिकता से हो जाती हैं, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं ये हमारी फैट की अधिकता से होती हैं, और ये इसको किस में रखते हैं हम, ओवर न्यूट्रिशन में। तो इस तरह से क्या होगा कि टेकिंग ए बैलेंस डाइट, यदि हम रेगुलर एक संतुलित आहार लेते हैं तो उससे हमें किसी भी प्रकार की डिजीज या रोग नहीं लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच साल्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो इसमें क्या है कि रफेजेस की आवश्यकता होती है, विटामिन की भी आवश्यकता होगी, वेजिटेबल की भी आवश्यकता होगी, और मिनरल्स। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि मिनरल होगा। हमारे जितने भी खनिज लवण हैं उनकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होती है, सभी तरह के फंक्शंस के लिए। इसके बाद अगला क्या है कि प्रोबायोटिक्स आर यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीजेज। जो प्रोबायोटिक्स होती हैं इसको हम खा के क्या करते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिजीज है उसको हम क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, सॉकरेट इज द कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है इसका आंसर, या फिर कैबेज है। ये एक तरह का ये रेसिपी है, ठीक है। ये रेसिपी क्या है कि इस जो हमारी कैबेज होती है उसको हम फर्मेंटेशन करके यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉकरेट। तो ये कैबेज हो गए, फर्मेंटेड कैबेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रेडिएशन टेक्स प्लेस। रेडिएशन क्या है कि किसमें टेक्स प्लेस, किसके माध्यम से चलता है, तो इसमें क्या है कि थ्रू वैक्यूम। इस वैक्यूम का मतलब निर्वात, इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है रेडिएशन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच फिनोमेनन इज रिलेटेड टू द टर्म रेडिएशन। रेडिएशन से संबंधित कौन सा इसमें फिनोमेना है, तो मैग्नेटिक फिनोमेना है, मतलब चुंबकीय है, या फिर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। जितने भी हमारे रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और इनके लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रांसफ़र के लिए या उनके मूवमेंट के लिए या उनके मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। इसके बाद अगला है क्या कि हाउ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेटेड। किस तरह से हम इसको फार्मुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेन प्रोपेगेशन वेलोसिटी सी एंड फ्रिक्वेंसी वी ऑफ द रेडिएशन इज गिवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी ऑब्लिक न्यू। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी को न्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजुअल लाइट।
जो हमारी दृश्य लाइट होती है, जो दृश्य प्रकाश होता है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो इसकी क्या है कि 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी किरणों की, वो क्या कैसी कहलाएगी, विजिबल लाइट। इसके बाद अगला क्या है कि हीट इज मेजर्ड इन, हीट जो ऊष्मा है वो किस मात्रक में हम नापते हैं, तो वो क्या है कि एसआई यूनिट क्या है, जूल, जूल में इसको हम नापते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि थर्मल रेडिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए बॉडी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज ए रिजल्ट ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, सी, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जो थर्मल रेडिएशन है वो क्या हमारे बॉडी के लिए किससे संबंधित होंगी, टेम्परेचर से संबंधित होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज मेन कंसंट्रेशन इन रेफ्रिजरेशन फॉर इट्स कैलकुलेशन, जो रेफ्रिजरेशन है उसके लिए कौन सी जो मेन कंसंट्रेशन है वो किसकी होगी, तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये क्या है कि रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेशन की जितने भी यूनिट्स या इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर उसका कम रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्मेंटेड फूड्स, कि फर्मेंटेड फूड्स या किण्वित भोजन जो होते हैं वो इनमें से कौन सी इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। न्यूट्रिशियस भी होते हैं और इनमें क्या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी नहीं होते हैं, मतलब एंटी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। और इसके बाद क्या है, मतलब एंटी टॉक्सिसिटी होती है, जितने भी मतलब कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति से क्या होता है ये टॉक्सिक नहीं रहते, मतलब टॉक्सिसिटी को रिमूव किया जाता है। तो इसका आंसर सी भी नहीं है और इसका आंसर एंटी न्यूट्रिएंट भी नहीं है। तो इसका आंसर जो सही आंसर है वो टॉक्सिक ये नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ऐसे फर्मेंटेड फूड्स की प्रॉपर्टी कौन सी है जो इसमें से संबंधित नहीं है। न्यूट्रिटिव भी होते हैं, इसमें एंटी टॉक्सिसिटी सब्सटेंसेस भी होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जिनको कम किया जाता है, और इसके बाद क्या नहीं होता, टॉक्सिक ये नहीं होते हैं। इसको हम आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है कि द पार्शियल फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन टी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो हमारी ग्रीन टी है उसको अगर हम पार्शियल फर्मेंटेशन करते हैं इसके साथ शुगर के साथ, तो उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कम्बोचा। ठीक है, कम्बोचा को क्या बोलते हैं हम कि जब ग्रीन टी को लो शुगर कंटेंट के साथ हम फर्मेंटेड करते हैं। इसके बाद युगार्ट को सभी जानते हैं कि ये मिल्क के फर्मेंटेशन के से बनता है। इसके बाद अगर हम सक्रेट की बात करें तो ये क्या है कि कैबेज को फर्मेंटेशन करके बनाई जाती है। इसके बाद अगर हम कैफिर की बात करें तो कैफिर क्या है कि यूरोपियन और रसियन एक ये क्या है कि काउ एंड सिल्प जो सीप होती है, ठीक है, भेड़ के मिल्क को फर्मेंटेशन करके ये रेसिपी बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम्बोचा, जो कि क्या है कि ग्रीन टी को हम लो शुगर कंटेंट के साथ फर्मेंटेशन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग सोयाबीन्स, सोयाबीन को अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसके बाद कौन सा हमारा रेसिपी का नाम कौन सा होता है, कौन सी रेसिपी बनती है किसके, सोयाबीन के फर्मेंटेशन से। इसका आंसर क्या होगा, मीसो। मीसो क्या है कि सोयाबीन को जब फर्मेंटेशन करते हैं तो ये मीसो का फॉर्मेशन होता है। एक और होता है जिसका नाम क्या होता है, टैम्प। टैम्प भी क्या होता है कि सोयाबीन के फर्मेंटेशन से ही बनता है। कम्बोचा भी अभी हमने पढ़ लिया कि कम्बोचा क्या होता है कि जब ये ग्रीन टी को क्या बोलते हैं, लो शुगर के साथ फर्मेंटेशन करते हैं। जिगांस इसी तरह से होता है, और इसी तरह से क्या योगर्ट का मिल्क का फर्मेंटेशन एक तरह से प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये क्या है कि हमारा जो 4th सेमेस्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस का पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट ईयर का पेपर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दोबारा आएंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें और पढ़ लें।